यार एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, जो लोग सबसे ज़्यादा सोचते हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। जो बंदा स्कूल या कॉलेज में सबसे शार्प होता था, आज वही बंदा रात के 3 बजे सीलिंग को घूर रहा होता है और उसे खुद नहीं पता क्यों। जो इंसान दुनिया को सबसे क्लियरली समझता था, आज वही इंसान खुद के लिए सबसे बड़ा पजल बन चुका है। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है और ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। इसके बारे में एक मशहूर रशियन नॉवेलिस्ट दोस्तोयेव्स्की ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी थी। पेन एंड सफरिंग्स आर ऑलवेज इनएविटेबल फॉर अ लार्ज इंटेलिजेंस एंड अ डीप हार्ट। पहले तो मुझे लगता था ये सिर्फ एक शायराना सी लाइन है, लेकिन जब मैं इसकी डेप्थ में गया तब रियलाइज हुआ कि ये साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और फिलोसॉफिकली हर तरह से प्रूवन है। तो आज हम इसके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिज्म समझेंगे कि इंटेलिजेंट होना एक्चुअली सफरिंग का रीज़न क्यों बनता है और इसका सोल्यूशन क्या है। शुरू करते हैं एक कंक्रीट स्टडी से। 2018 में साइकोलॉजिस्ट रुथ कपिंस्की ने मेंसा मेंबर्स पे एक रिसर्च की। ये वो लोग हैं जिनका आईक्यू दुनिया के टॉप 2% में आता है। इस रिसर्च का रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले इन लोगों में एंजाइटी डिसऑर्डर्स का रेट ऑलमोस्ट डबल था। ऑलमोस्ट डबल। डिप्रेशन रेट सिग्निफिकेंटली हायर देन नॉर्मल पीपल, मूड डिसऑर्डर्स, ADHD, क्रॉनिक स्ट्रेस, सब बहुत ज़्यादा था। ये वो लोग हैं जो लिटरली डेफिनेशन के मुताबिक इंटेलिजेंट हैं और ये एक एवरेज इंसान से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस एक ऐसा वेपन है जो दोनों तरफ से डैमेज करता है। जब आपका आईक्यू हाई होता है तो आपका ब्रेन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ देख सकता है, ज़्यादा आउटकम्स और ज़्यादा तरीके जिससे कोई चीज़ गलत हो सकती है। एक एवरेज इंसान डिसीजन लेता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान डिसीजन लेने के बाद उसके कोई 50 पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस को दिमाग में रिप्ले करता रहता है, जस्ट सोचता रहता है। साइकोलॉजी में इस चीज़ को कहते हैं हाइपर रिफ्लेक्सिविटी, यानी अपने आप को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना, जज करना और एनालाइज करना। नॉर्मल लोग इस लूप में नहीं फंसते क्योंकि उनके ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है और यहाँ ये कैपेसिटी ही कर्स बन जाती है। और ये पैटर्न कोई नया नहीं है, लेकिन एक इंसान की स्टोरी है जो इसे परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है। दैट इज अ निकोला टेस्ला, लाइक लिटरली द गॉडफादर ऑफ अ न्यू एज इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो, ये आदमी क्या था? AC इलेक्ट्रिसिटी जिसके बिना आज पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाए, टेस्ला। रेडियो ट्रांसमिशन का फाउंडेशन, लाइक द सिग्नल्स, टेस्ला। वायरलेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो आज हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो टेस्ला। 20वीं सदी की हर बड़ी इन्वेंशन किसी न किसी तरह टेस्ला के नाम से जुड़ी थी। ही वॉज लिटरली अ जीनियस। लेकिन सवाल यह है कि उसकी पर्सनल लाइफ कैसी थी। टेस्ला स्वेयर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD से सफ़र करता था। उसको नंबर्स का एक अजीब ऑब्सेशन था। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों से कंफर्टेबल था जो 3 से डाइवर्सिबल थी। अगर होटल का रूम नंबर सूट ना करे तो वो रूम्स बदल देते थे। खाना खाने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टाइप की प्लेट चाहिए थी। और ह्यूमंस के साथ कनेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ना कोई डीप फ्रेंडशिप थी, ना कोई रोमांटिक रिलेशनशिप और ना ही कोई सक्सेसफुल मैरिज। उसकी सबसे जेन्युइन कंपेनियनशिप पता है किसके साथ थी? न्यूयॉर्क के कबूतर्स, पिजन्स के साथ। सीरियसली, वो रोज़ उन्हें फीड करता था, उनके बारे में अपनी डायरी में लिखता था। एक इंजर्ड पिजन थी जिसके बारे में टेस्ला ने लिखा, आई लव दैट पिजन एज अ मैन लव्स अ वुमन एंड शी लव्ड मी। ये सुनने में काफ़ी ट्रेजिक लगता है और डिवेस्टेटिंग भी। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को रोशन किया, वो खुद इस हद तक अकेला था। 1943 में जब टेस्ला की डेथ हुई तो वो न्यूयॉर्क के एक सस्ते होटल रूम में अकेला था, कंप्लीटली ब्रोक एंड अलोन। हजारों इन्वेंशंस होने के बावजूद उसके अकाउंट में 1 रुपया नहीं था। दुनिया उसकी बनाई इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही थी और वो अकेला जा चुका था। इसी वेट के बारे में डेविड फॉस्टर वॉलेस ने बात की थी, जो कि लास्ट सेंचुरी के वन ऑफ द ब्रिलियंट अमेरिकन राइटर्स में थे। उन्होंने अपनी एक फेमस स्पीच में कहा था, द रियली इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व्स अटेंशन एंड अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन and being able truly to care about other people and to sacrifice for them over and over in mired pity, unsexy ways every day. That is real freedom. That is being educated. That is being taught how do you think. उनका मतलब सिंपल था, रियल इंटेलिजेंस एक बर्डन है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को भी महसूस कर सकते हो जिसके बारे में आम लोग सोचते भी नहीं, इजीली अवॉइड कर देते हैं। आप उस वक्त भी अवेयर होते हो जब बाकी सब ऑब्लिवियस होते हैं और वो अवेयरनेस अपना एक भारी वेट लेकर आती है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? टेक्निकली ऐसा क्यों होता है?
इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं और दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पहली चीज़ है द गैप। इंटेलिजेंट लोग एक चीज़ में नेचुरली एक्सेप्शनल होते हैं। वो बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि किसी चीज़ को कैसे होना चाहिए। ये दिखने में तो एक गिफ्ट लगता है और है भी, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। जब आपको ये बिल्कुल साफ दिखता है कि आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, तो आपको उतनी ही क्लैरिटी से ये भी दिखता है कि रियलिटी में चीज़ें कैसी हैं। और आइडियल और रियलिटी के बीच का जो ये गैप है, वो इंटेलिजेंट इंसान के लिए कॉन्स्टेंट मेंटल पेन बन जाता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। दो लोग एक ही ब्रोकन सिस्टम में काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई स्कूल हो, कॉर्पोरेट हो या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। पहला बंदा सिस्टम को सिर्फ सरफेस लेवल पे देखता है। उसे पता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या और क्यों उसकी डेप्थ में नहीं जाता, तो वो इजीली एडजस्ट कर लेता है और मूव ऑन करता है। लेकिन जो दूसरा बंदा है, जो ज़्यादा सोचता है, वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर सकता है कि खराबी कहाँ है। उसे पता है कि इसको फिक्स करना कितना सिंपल है अगर कोई सुनने वाला हो तो, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब ये दूसरा बंदा रोज़ उस ब्रोकन सिस्टम को देखता है, फुली अवेयर है कि ये गलत है, पर कुछ नहीं कर सकता। पहले वाले बंदे को रात को सुकून की नींद आती है, दूसरे वाले को नहीं। और दूसरी चीज़ है लूप। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं रूमिनेशन, और रिसर्च कहती है कि ये हाई आईक्यू लोगों में डिस्प्रोपोर्शनली ज़्यादा होता है। रूमिनेशन का मतलब है कि जब कोई हादसा हो जाए तो ब्रेन उसे प्रोसेस करके फाइल क्लोज नहीं करता, बल्कि उस पर बार बार वापस आता है, रिप्ले करता है, एनालाइज करता है, नए एंगल्स निकालता है। सुनने में तो ऐसे एनालाइज करने की आदत काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये टॉक्सिक हो जाती है। किसी से नॉर्मल बात हुई, एक एवरेज इंसान सोचेगा ठीक था, लेट इट बी, लेट इट गो। लेकिन एक इंटेलिजेंट इंसान रात को बिस्तर पर लेट कर सोचेगा, मुझे वहाँ पर ये नहीं बोलना चाहिए था, मैंने वो वर्ड्स क्यों यूज़ किए, उसका रिएक्शन ऐसा क्यों था, क्या उसने बुरा तो नहीं माना, या शायद मैंने उसकी बात को गलत मतलब निकाला। ये लूप एग्जॉस्टिंग है, और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये है कि इसका कोई आउटपुट नहीं निकलता। कन्वर्सेशन ख़त्म हो चुकी है, मोमेंट जा चुका है, लेकिन दिमाग नहीं मानता। वो कहता है नहीं, एक और एंगल है जो तुमने मिस कर दिया। और जब ये लूप और गैप आपस में कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट पता है क्या होता है? एक इंटेलिजेंट इंसान रोज़ एक ऐसी दुनिया में जागता है जो उसे ब्रोकन लगती है, और रात को अपनी ही पुरानी बातों को रिप्ले करता रहता है और सोचता रहता है। इन दोनों के बीच उसके ब्रेन को रेस्ट मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है, एंड दैट एग्जॉशन इज रियल। और ये कोई वीकनेस नहीं है, ये उस डीप अवेयरनेस की कीमत है जो आप चुकाते हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक पॉज लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे इंटेलिजेंट होना कोई बुरी चीज़ है, जैसे सफरिंग से बचना इम्पॉसिबल है, कि अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो आपको ज़्यादा सफ़र करना ही पड़ेगा। बट आई थिंक ये कंक्लूजन गलत है। सफरिंग एक इंटेलिजेंट इंसान को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, और वही सेम सफरिंग उसे बिल्ड भी कर सकती है। यहाँ सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ एक सिंगल फैक्टर पर, दैट इज़ द डायरेक्शन। विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक फेमस साइकेट्रिस्ट थे और जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स में सर्वाइव किया, उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ ऑब्जर्व की। कैंप्स में जो लोग सर्वाइव कर गए, उनमें एक चीज़ कॉमन थी, उनके पास जीने का कोई बड़ा मीनिंग था, कोई सॉलिड रीज़न। उन्होंने लिखा, दोज हु हैव अ व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। एक इंटेलिजेंट इंसान के पास सफरिंग को झेलने की कैपेसिटी आम लोगों से ज़्यादा होती है। अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को खुद को डिस्ट्रॉय करने की बजाय पैटर्न्स को समझने में लगा दें। जो हाइपर रिफ्लेक्सिविटी आपको रात को जगाती है, वही क्वालिटी आपको ऐसी चीज़ों और पैटर्न्स दिखा सकती है जो किसी और को नहीं दिखते। जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आपको पेन देते हैं, वही आपको बेटर क्वेश्चंस तक पहुंचा सकते हैं। टेस्ला अकेला मरा, लेकिन उसकी इन्वेंशंस आज पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। डेविड फॉस्टर वेलेस ने अपनी लाइफ एंड कर दी, लेकिन उनकी राइटिंग्स ने लाखों लोगों को ये रियलाइज़ करवाया कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी नॉर्मल है। जीनियस और सफरिंग साथ ज़रूर आए, लेकिन जीनियस का इम्पैक्ट रह गया। तो फिर फाइनल कंक्लूजन क्या है? मैं कोई रेडीमेड कंक्लूजन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनेस्टली ये सवाल इतना सिंपल नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आप वो इंसान हो जो रात को तब सोचता है जब सब सो रहे होते हैं, जो कन्वर्सेशंस को घंटों बाद उन्हें रिप्ले करता है और सोचता रहता है, जो दुनिया की प्रॉब्लम्स को देखकर जेन्युइनली डिस्टर्ब होता है, जब बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
तो सुनो, आप में कोई ख़राबी नहीं है, ये सिर्फ आपकी सुपर पावर है। सवाल अब सिर्फ ये है कि आप इस पावर को कैसे यूज़ करते हो। क्या आप इस पावर को खुद को कंज्यूम करने दोगे या कोई ऐसी डायरेक्शन ढूंढोगे जहां आप इस एनर्जी को यूज़ कर सको। क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग टूट जाते हैं वो अक्सर वो होते हैं जिन्हें कोई ऑब्जेक्टिव, कोई सही डायरेक्शन नहीं मिलती। और जो इंटेलिजेंट लोग दुनिया में कुछ बड़ा बन जाते हैं वो होते हैं जो अपनी सफरिंग की डायरेक्शन किसी ऐसी चीज़ की तरफ मोड़ देते हैं जिसका होना सच में मैटर करता है। एंड दैट इज़ द वर्ल्ड हाउ इट वर्क्स। सी यू लेटर, बाय।